Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर के ऊपर ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक गैस लॉस को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज अ प्रेशर लॉ, सेकंड वन इज अ डाल्टन्स लॉ, थर्ड वन इज अ ग्राहम्स लॉ एंड फोर्थ वन इज अ एवोगाड्रोस लॉ. सो इन चारों लॉस को हम पूरे कंसेप्चुअल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर लॉ को. इस प्रेशर लॉ को दूसरा नाम है गे-लुसाक्स लॉ. ओके, तो क्या है प्रेशर लॉ? सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं. द वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट. एक गैस दिया है, उस गैस का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं. द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature. Okay, it's directly proportional to its absolute temperature. Okay, अगर कोई गैस हमने लिया है, उस गैस का वॉल्यूम हमने अगर फिक्स कर दिया, तो अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा इस लॉ का कहना है. ओके, सो यहां पे देखिए एक गैस हम यहां पे इमेजिन करेंगे. ओके, सो दिस इज अ वन सिलेंडर with one piston. This piston can move in upward and downward direction without any friction. ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं. अब इस गैस का जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया, इस पिस्टन को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया. ओके, अब क्या करेंगे, इसका जो भी इस गैस का जो भी टेम्परेचर है, मान के चलिए दैट टेम्परेचर इज अ T एंड इट्स वॉल्यूम इज अ V. अब वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर दिया. अगर इस गैस का टेम्परेचर हम अगर बढ़ाते हैं, ओके, वॉल्यूम फिक्स है, हम सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स है, हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ने के कारण, गैस का टेम्परेचर बढ़ने के कारण हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. ओके, अगर हम टेम्परेचर को यहां पे बढ़ा रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल का बढ़ेगा. अगर काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी हर एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे बढ़ जाएगा. अगर हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी मोमेंटम होगा हर एक मॉलिक्यूल का, दैट मोमेंटम व्हिच इज अ मास इनटू वेलोसिटी, इट आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस. हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उस गैस का जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. अगर हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगा. अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो हर एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम बढ़ेगा. ओके, अब हर एक मॉलिक्यूल जो कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे यहां पे कोलाइड हो रहा है, ओके, तो चेंज इन मोमेंटम वहां पे बढ़ेगा. अगर मोमेंटम हर एक मॉलिक्यूल का बढ़ रहा है तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ना चाहिए हर एक मॉलिक्यूल का. ओके, अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो भी है वो बढ़ना चाहिए. तो हम यहाँ पे बढ़ा रहे टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ रहा है. प्रेशर क्यों बढ़ रहा है हमने ये पूरा डिस्कस किया है. जैसे हम टेम्परेचर गैस का बढ़ाएंगे तो हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा. अगर मोमेंटम बढ़ता है तो ड्यूरिंग कोलिजन हर एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा और उसी चेंज इन मोमेंटम की वजह से उस वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है. ओके, सो ये जो भी लॉ है इसका डिस्कशन हमने बेसिक यहाँ पे किया है. उस लॉ का जो भी स्टेटमेंट है और एक बार मैं रिपीट करके देता हूं. अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं उस गैस का, जो भी प्रेशर है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सो प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस की क्वांटिटी हम फिक्स रख रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर जो भी है वो हम केल्विन में कंसीडर करेंगे, तो इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे कह रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन राइट हियर द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Pressure is directly proportional to temperature, okay, at constant volume. So on the basis of this one we can say that P upon T is equals to
कांस्टेंट, P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमें याद रखना है. दिस इज नथिंग बट द प्रेशर लॉ. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, if we increase the temperature, pressure of the gas goes on increases. या pressure is directly proportional to temperature. अब ऐसा कंसिडर करते हैं कि सबसे पहले सिचुएशन में जो भी गैस वहां पे हमने दिया है उसका प्रेशर है P1 और टेम्परेचर है T1. प्रेशर कितना है? P1 है. टेम्परेचर कितना है? T1 है. अगर हम थोड़ा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रेशर भी चेंज होगा. तो नए कंडीशन में ओके जो भी प्रेशर आएगा इट्स अ P2, जो भी टेम्परेचर आएगा इट्स अ T2. ओके, सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन. अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा और नया जो भी उसका स्टेट होगा दिस इज द न्यू स्टेट P2 having pressure P2 and temperature T2. तो in on the basis of this equation we can write here P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो ये था डिस्कशन अबाउट प्रेशर लॉ, जिसको हम गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं. ओके, सो अब यहां पे जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर हम इसका बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं तो प्रेशर भी चेंज होगा. अब मान के चलिए कि एक ऐसी कंडीशन है कि टेम्परेचर जो भी है वो 25 डिग्री सेल्सियस है. हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में डिस्कस करेंगे. अब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. ओके, अब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो फाइनल टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर पहले कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस. हमने कितने से बढ़ाया उसको? 1 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर कितना आ गया? 26 डिग्री सेल्सियस. अब जब हम इतना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होना चाहिए? तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर लॉ प्रेशर बढ़ना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू बढ़ना चाहिए. अब वो कैसे बढ़ेगा? ओके, कितना बढ़ेगा? उसके लिए हम यहां पे एक फॉर्मूला कंसिडर करते हैं. सो फॉर्मूला इज दिस, लाइक दिस वन. सो प्रेशर एट एनी टेम्परेचर T is equals to pressure at 0 degree Celsius into 1 plus 1 upon 273.15 into small t. तो ये जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर कितना चेंज होता है ये हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो इस फॉर्मूले में यहां पे P नॉट इज व्हाट? दिस P नॉट इज अ प्रेशर ऑफ अ गैस at 0 degree Celsius. Pressure of the gas at 0 degree Celsius. What is this PT? This is a pressure at T degree Celsius. T degree Celsius पे जो भी उस गैस का प्रेशर होगा that one is a this one. Okay? तो अब जितना टेम्परेचर आपको बढ़ाना है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. आपको P नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए. तो बाय यूजिंग दिस formula we can find out the pressure at any given temperature in degree Celsius. So this is a pressure law at degree centigrade scale. Okay, तो इसको भी आपको याद रखना है. लॉ बहुत ही इजी है. ओके, सो नेक्स्ट जो भी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर लॉ. अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया है जो भी प्रेशर अपॉन टेम्परेचर है दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये कैसे होता है बेटा? कांस्टेंट होता है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, तो इन ग्राफ्स का नेचर कैसे रहेगा तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सो इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एट फिक्स वॉल्यूम वैसे वैसे उस गैस का प्रेशर भी बढ़ते जाएगा. सो इट्स लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो P अपॉन T जो कि कांस्टेंट होता है
ओके, वॉट एवर द टेम्परेचर चेंजेस, वॉट एवर द प्रेशर चेंजेस, तो P अपॉन टी वर्सेस T या 1/T लेते हैं तो इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन, P अपॉन टी वर्सेस P और 1/P लेते हो तो इट अगेन बिकम अ कांस्टेंट, क्योंकि ये जो भी है P अपॉन टी दिस इज कांस्टेंट, ये हमेशा कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट ग्राफ, अगर हम 1 अपॉन P वर्सेस टेम्परेचर लेते हैं तो ग्राफ इज लाइक दिस वन, क्योंकि दोनों क्वांटिटी जो भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। ओके, इट इज लाइक दिस वन। सो P अपॉन 1 अपॉन टी भी लेते हैं तो कुछ ग्राफ इस तरीके का आएगा। सो इन ग्राफ्स को आपको अच्छी तरह से समझना है और याद भी रखना है। सो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर लॉ। नेक्स्ट लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा स्टेटमेंट है, ओके, लेकिन हमें बहुत कुछ समझना है यहां से। क्या समझना है, देखिए यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस लीजिए आप, ओके, अगर उसका इक्वल वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट एवर द गैस ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस, कंडीशंस क्या है, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल, ओके, कंटेन इक्वल, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब इनका कहना क्या है, देखिए ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर एक गैस कंसिडर कर रहे हैं दो अलग अलग कंटेनर में, लाइक दिस वन। सो एक कंटेनर हमने यहां पे लिया है, ओके, मान के चलिए कि इसमें हम जो भी गैस कंसिडर कर रहे हैं इट्स अ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसिडर करेंगे। सेकंड कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम NH3 कंसिडर करेंगे, ओके, अमोनिया गैस। सो एक कंटेनर में हमने CO2 लिया, दूसरे कंटेनर में हमने अमोनिया लिया है, ओके। अब देखिए थोड़ा अगर हम देखते हैं कि दोनों का अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरीके का कर रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम जो भी है वो हम सेम रखेंगे, दोनों गैस का टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, दोनों गैस का प्रेशर भी हम सेम रखेंगे, ओके, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दोनों का टेम्परेचर हम सेम रख रहे हैं, दोनों गैसेस का प्रेशर हम सेम रख रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम भी हम सेम रख रहे हैं। अगर ऐसे कंडीशन आप कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे भले ही सब कंडीशन सेम है लेकिन कुछ तो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कंसिडर कर रहे हैं और इसमें अमोनिया गैस कंसिडर कर रहे हैं। अब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंट होगा, नो डाउट इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। सेकंडली, इस गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज जो भी होगा वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब यहां पे देखिए दोनों का प्रेशर सेम रखा है हमने, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है, लेकिन दोनों कंटेनर में डिफरेंट गैस है, हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, ओके। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, अगर ये आप सेम रखते हो तो इस लॉ का कहना है कि इस कंटेनर में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, ओके। अगर आप इसमें मॉलिक्यूल N1 कंसिडर करते हैं और इस NH3 के मॉलिक्यूल्स जो N2 कंसिडर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे N1 इज इक्वल्स टू N2, equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules। अब भैया ये जो भी है यही हमें इंपॉर्टेंट समझना है। अगर एक रूम है मान के चलिए, ओके, उस रूम में दोनों रूम्स सेम कंसिडर करेंगे, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ओके। एक दोनों इक्वल रूम्स है, इसमें हम जो भी बच्चों को शिफ्ट करेंगे ऐसे बच्चों को शिफ्ट करेंगे जिनका वेट जो भी है बहुत ज्यादा है, साइज ज्यादा है। अब इस रूम में मान के चलिए कि 100 बच्चे बैठ रहे हैं, अब इसमें ऐसे बच्चों को हम शिफ्ट करेंगे जो फिजिकली थोड़ा कम है, यानी उनकी साइज कम है, ओके।
तो उनका वेट भी कम है और छोटे छोटे बच्चे ऐसा कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली रूम की साइज भले ही उतनी हो तो इसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं 110। अब अगर हम ये जनरल इसके कंपैरिजन करते हैं तो ये मैच नहीं होता है, लेकिन गैसेस में वैसा नहीं है, ये हमको समझना है। अगर गैसेस में ये कंडीशंस हम अगर फुलफिल करते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम रख दिया, दोनों का प्रेशर सेम मेंटेन किया, दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन किया, भले ही कौन सा भी गैस लो आप, वट एवर देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, यहाँ पे इस लॉ का कहना है कि दोनों में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ये एवोगैड्रोस लॉ कहता है और ये हमको समझना है। ओके, सो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, यहां पे देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। When two gases at the same pressure and temperature, दोनों गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। when two gases at the same pressure and temperature are allowed to diffuse into each other, okay, एक मिनट में डिफ्यूज कर रहे हैं, the rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, आपने अक्सर देखा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। जब आप कोई स्प्रे डिओड्रेंट वगैरह स्प्रे करते हो, ओके, सो एक जगह पे रूम में आपने स्प्रे किया तो कुछ देर बाद दूसरे प्लेस पे उसका स्मेल हमें आता है, तो उस स्प्रे का जो भी हमने डिओड्रेंट स्प्रे किया है वो डिफ्यूज होते होते हमारे तक पहुंच जाता है दूसरे एंड तक। तो उस डिफ्यूज होने के लिए जो भी टाइम लगेगा, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एन रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो यहां पे क्या कहना है, देखिए अगर दो डिफरेंट गैसेस हम कंसिडर करते हैं, when two gases at the same pressure and temperature are allowed to diffuse into each other, एक मिनट में डिफ्यूज कर रहे हैं, the rate of diffusion of each gas, ओके, अब कौन सा फास्ट पहुंचेगा वहां तक, उसका जिसका रेट ज्यादा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे लास्ट पहुंचेगा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा वो थोड़ा देर बाद पहुंचेगा। तो यहां पे पूछा है, यहां पे बोला है into each other, the rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas। अगर rate of diffusion हम R कंसिडर करके चलते हैं, so this R it is proportional to 1 upon square root of density। उस गैस के डेंसिटी कितना है इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड होगा। अगर गैस के डेंसिटी कम है, गैस की डेंसिटी कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ओके, तो अगर डेंसिटी को हम रिप्लेस करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, सो दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m। सो वेयर m इज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, रो इज अ डेंसिटी ऑफ दैट गैस। अब यहां पे देखिए एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम दो गैसेस कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो कौन कौन सा गैस है, दिस इज द फर्स्ट H2 गैस और दिस इज वन इज अ O2 गैस। अब एक हमने स्पेरिकल शेप का जो भी ग्लास कंटेनर है उसमें हमने H2 लिया और दूसरे इसमें ऑक्सीजन लिया और यहां पे बीच में एक स्टॉप क्लॉक है। ओके, सो जैसे इसको हम ओपन करेंगे क्या होगा, H2 इसमें आना चाहेगा, डिफ्यूज होगा, और O2 जो भी है ऑक्सीजन इसमें आना चाहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया, सिंपल हमने अजम्पशन स्टडी किए थे, कोई भी मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पे नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में है तो मॉलिक्यूल एक जगह थोड़ी फिक्स रहेगा। अब इस साइड के मॉलिक्यूल्स इस साइड आना चाहेंगे, इस साइड के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते करते इस साइड आना चाहेंगे। अब देखिए उनका मोशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, सो इस साइड के कुछ मॉलिक्यूल इस साइड जा चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो भी है, हाइड्रोजन का डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम हो रहा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा,
अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिक्स हो रहे हैं, कुछ देर बाद ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। लेकिन किसका रेट ज्यादा था डिफ्यूज होने के? तो आंसर इज दैट हाइड्रोजन का रेट ज्यादा था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, डेंसिटी, मास डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो दोनों एक ही टर्म है। एक तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ले सकते हो, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आप ले सकते हो। ओके, सो ये था डिस्कशन अबाउट डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपने अक्सर देखा होगा, ये जो भी यहां से इस आउटलेट में से जो भी गैस निकल रहा है, दिस इज डिफरेंट देन एटमॉस्फेरिक गैस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द एक स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं हम उसको। तो ये डिफ्यूज होगा कुछ देर बाद, ये फैल जाएगा पूरा। सो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो भी है उसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो ये था डिस्कशन अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आपको याद रखना है। यहां पे अगर V इतना वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो भी गैस डिफ्यूज होने वाला है, ओके, V इतना वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और T इतना टाइम कंसिडर करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम इस तरीके के लिख सकते हैं V अपॉन T। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस अपॉन टाइम, कितना टाइम उसको लग रहा है उतना वॉल्यूम डिफ्यूज होने के लिए। सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन T। अगर दो डिफरेंट गैसेस दिए हैं, अगर दो डिफरेंट गैसेस दिए हैं, फर्स्ट इसका अगर हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं V1 और उसको डिफ्यूज होने के लिए T1 इतना टाइम लग रहा है, सेकंड कंसिडर करते हैं V2 और उसको डिफ्यूज होने के लिए T2 इतना टाइम लग रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो R इज इक्वल्स टू V1 अपॉन T1, ओके, या R दूसरे गैस के लिए V2 अपॉन T2। तो इस तरीके का हम लिख सकते हैं। ओके, सो अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको सॉल्व करके आना चाहिए। लास्ट लॉ, इट्स अ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases occupying a vessel is equal to the sum of individual pressure which each gas exert if it alone occupied the same volume at the given temperature। बहुत ही इजी है। क्या है पार्शियल प्रेशर लॉ या डेल्टन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, हमें दो गैसेस मिनिमम लेना है समझने के लिए। आप दो से बहुत ज्यादा गैसेस ले सकते हो। एक छोटा सा कंटेनर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लाइक दिस वन। ओके, सो पहले हमने क्या किया है, मान के चलिए तो इस कंटेनर में हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन के जो भी मॉलिक्यूल्स है, they are in a state of random motion. During their random motion they collides with one another and again with the wall of the container। जब वो वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो वहां पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस मोमेंटम चेंज के कारण इन वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब भैया इस कंटेनर में सिर्फ हमने ऑक्सीजन लिया है और उस ऑक्सीजन की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू 159 mm ऑफ G यहाँ पे लिया है हमने। ओके, ये किसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। अब उतने ही कंटेनर में या उसी कंटेनर में ऑक्सीजन को निकाल के अगर हम नाइट्रोजन डाल देते हैं, ऑक्सीजन को निकाल के हमने नाइट्रोजन डाल दिया। ओके, अगर नाइट्रोजन डाल दिया तो यहाँ पे जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू नाइट्रोजन की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इट्स अ 593 mm ऑफ G इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी कंटेनर में नाइट्रोजन को वैसे रखेंगे। अब पहले जो ऑक्सीजन जितना लिया था उतनी क्वांटिटी ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी दोनों का मिक्सचर। अब यहां पे जो भी प्रेशर इस कंटेनर के ऊपर क्रिएट हो रहा है, इट इज ड्यू टू द नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। गैस की क्वांटिटी उतना ही लिया जितना पहले इंडिविजुअल लिया था हमने।
ओके। अब इंडिविजुअली प्रेशर जो क्रिएट कर रहे थे, सो मान के चलिए ऑक्सीजन की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट होता है इट इज P1, और नाइट्रोजन की वजह से जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था वो P2 है। अब दोनों को सेम क्वांटिटी ऑफ गैस सेम वॉल्यूम में हम अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो उसकी वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे एक मिक्स से, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। सो टोटल प्रेशर जो भी एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पे इट्स P। सो यहाँ पे जब हमने इंडिविजुअल रखा, उस वक्त उस ऑक्सीजन के जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा था या नाइट्रोजन की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो उनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए थे। लेकिन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो तब उतने कंटेनर में, उतने वॉल्यूम के कंटेनर में जो भी प्रेशर क्रिएट होगा इट्स P। सो दिस P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ड्यू टू द नाइट्रोजन। अब यहां पे आप देख सकते हैं इसकी टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 752। नाइट्रोजन की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है 593, ऑक्सीजन की वजह से 159। तो दोनों का एडिशन ये टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये जो भी डिस्कशन किया है उसी को रिपीट करते हैं। टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases occupying a vessel is equal to the sum of individual pressures which each gases exert if it is alone occupied the same volume at the given temperature। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। ओके, मान के चलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मेटल का क्यूब है, बहुत बड़ा है। ओके, सो फर्स्ट एक पर्सन आ जाता है, मान के चलिए वो इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सो मैक्सिमम जितना फोर्स अप्लाई कर सकता है उतना फोर्स वो अप्लाई करना चाहेगा। ओके, फर्स्ट पर्सन आके तो मान के चलिए उसने जो भी फोर्स एग्जर्ट किया इट्स इक्वल टू 100 न्यूटन, इतना अप्लाई किया, वो उतना ही कर सकता था। अब इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, सेकंड पर्सन, वो उसी डायरेक्शन में प्रेशर सॉरी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इट्स 110 न्यूटन। अब उनको ये दिखा कि ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो भी फोर्स ये इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं वो कम एग्जर्ट हो रहा है या कम अप्लाई हो रहा है। अब दोनों के दोनों आके एट ए टाइम, दोनों के दोनों आके वहां पे फोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, अब दोनों क्योंकि इंडिविजुअल जब अप्लाई कर रहे थे तो उनके जो भी मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट कर सकते थे उतना वो अप्लाई कर रहे थे। अब दोनों जब इंडिविजुअली ना होके अब दोनों साथ साथ अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इसका पहला उसका इंडिविजुअल मैक्सिमम देगा, सेकंड भी मैक्सिमम देगा, तो दोनों का अब रिजल्टेंट जो भी फोर्स होगा, ओके, नेट फोर्स जो भी होगा इट शुड बी इक्वल 210 न्यूटन। इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। कुछ इसी तरीके का ये सिस्टम है। ओके, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यहां पे कंडीशन है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए। अगर वो गैसेस रिएक्ट हो रहे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा, तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों जो बंदे हैं आपसे एक में से लड़ना नहीं चाहिए। ओके, नॉन रिएक्टिंग occupying a vessel is equal to the sum of individual pressure which each gases exert if it is alone occupied the same volume at the same given temperature। so ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस वीडियो में हमने 4 लॉज देखे हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है। चारों का कहना टोटली डिफरेंट है, ओके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये लॉज हमें याद करने होंगे, याद रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।